Hello everyone, a very warm greetings to all of you and a very warm welcome to all of you. सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। इसके साथ मैं नीतू ढाका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो जल्दी से एक बारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हाउ आर यू ऑल गाइस। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। यश बहुत बहुत नमस्कार। चलिएगा, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अनुज कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए भाई, बता दो क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो शुरुआत करेंगे सेशन की। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? सेल बायोलॉजी। आपको पता है, शुरुआत करते हैं कहानी की। तो टॉपिक क्या चल रहा है? अगर टॉपिक की मैं बात करूं तो टॉपिक जो हमारा चल रहा है सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कितने पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं? सेल बायोलॉजी, या फिर अगर मैं बात करूं कोशिका विज्ञान, तो जो कोशिका विज्ञान है या फिर सेल बायोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने बेसिक पार्ट देखा था। हमने देखा सेल यानी कि कोशिका हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोशिका के अंतर्गत एक भाग होता है जो पूरी कोशिका को नियंत्रण करता है। यानी कि मान लीजिए कोई सेल है और इस सेल के अंदर एक भाग होता है जिसको हमने क्या कहा था? न्यूक्लियस कहा था। कि सेल के अंतर्गत न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। और इसी केंद्रक के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? यही जो केंद्रक है, इसी केंद्रक के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? इसके अंतर्गत होते हैं क्रोमेटिड। इसके अंतर्गत क्या होते हैं? क्रोमेटिड। और यही क्रोमेटिड क्या करते हैं? ये जो क्रोमेटिड हैं, ये आगे जा कर के क्या करेंगे? ये आगे जा कर के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिड, या फिर अगर मैं कहूँ, और यही क्रोमेटिड आगे जा कर के क्या करेंगे? यानी कि एक क्रोमेटिड मिलेगा आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। और यही क्रोमेटिड, बहुत सारे क्रोमेटिड एक साथ मिलते हैं और मिलकर के क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंतर्गत कुछ क्रोमोसोम्स, यानी कि मैं यूं कहूँ तो गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इन्हीं गुणसूत्र के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है? अगर मैं इन्हीं क्रोमोसोम्स या फिर अगर मैं इन्हीं गुणसूत्र की बात करूं, ठीक है, चलिए हिंदी में मैम, हिंदी में भी, चलो ठीक है। तो कोशिका के अंतर्गत क्या है? केंद्रक। और यही केंद्रक मिलके क्या बनाते हैं? क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड मिलकर के क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। और यही गुणसूत्र, इन्हीं गुणसूत्र की अगर मैं बात करूं या फिर इन्हीं क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करती हूं, तो इनके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है? इनके अंतर्गत पाया जाता है हमारा डीएनए। ठीक है, और डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर पाया जाता है हमारा जीन। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है, अगर मैं जीन की बात करूं, ठीक है, यानी कि अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं, एक किससे? मदर की बॉडी से आएगा और एक किसकी बॉडी से? फादर की बॉडी से आएगा। और इसी के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा? ऐसे डीएनए होता है। ये क्या होता है? डीएनए, लाइक दिस। और इसी डीएनए के अंदर क्या है? हमारी जीन है, डीएनए। और इसी डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट है, ये है डीएनए। और इसी छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स को हमने क्या कहा था? जीन कहा था। अब बताओ, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? कहाँ तक? हम लोग न्यूक्लियस के बेसिक पार्ट को कवर कर चुके थे। तो लास्ट पॉइंट पे जहां पे हमने छोड़ा था, हमने कहा था कि भाई न्यूक्लियस का संगठन किस चीज से मिलकर के हुआ है। यानी कि अगर मैं केंद्रक की संरचना की बात करूं, केंद्रक की संरचना, यानी कि यहां पर अगर मैं बात करती हूं कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ केंद्रक की संरचना या फिर कंपोजिशन
ऑफ न्यूक्लियस की अगर बात की जाए, सो व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हमने देखा था कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, अगर हम केंद्रक की बात करें, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें या फिर अगर हम केंद्रक की बात करते हैं बेटा, तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंतर्गत क्या होगा, केंद्रक ना दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। और वो कौन कौन सी दो चीजें हैं जिनसे मिलकर के बना हुआ है। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज ये आपका न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। और कौन से न्यूक्लिक एसिड्स थे, वन वॉज द डीएनए एंड अनदर वन दैट इज आरएनए। ठीक है, और हमने देखा था कि यही न्यूक्लियस, इसी के अंतर्गत क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और कौन सा प्रोटीन होता है, सो दैट प्रोटीन इज द हिस्टोन। प्रोटीन कौन सा होता है इसके अंतर्गत, तो हिस्टोन नाम का प्रोटीन है जो कि इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। ओके, अब हमें क्या करना है, आगे चीजों को डिस्कस करना है बहुत बढ़िया तरीके से। तो केंद्र के अंतर्गत पाए जाने वाले सबसे पहले एक बार ये देखेंगे हम लोग क्रोमोसोम को, हम लोग ना गुणसूत्र की बात करेंगे। तो तब हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, तो इसको पहले समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो क्रोमोसोम है, अगर मैं इस क्रोमोसोम की बात करती हूँ, इसकी पहले एनाटॉमी देखते हैं, पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। व्हाट विल बी द एनाटॉमी ऑफ द क्रोमोसोम, या फिर अगर मैं यूं कहूं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र की संरचना। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं, गुणसूत्र की संरचना। ठीक है, अब जो गुणसूत्र हैं एक्चुअल में किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं और कैसे इनकी फॉर्मेशन हुई है। देखिए मैम, आप दुनिया के बेस्ट टीचर हैं, थैंक यू सो मच। अभय उमर जी, थैंक यू सो मच। अब देखो कैसे, तो सबसे पहले जो एक गुणसूत्र होता है, कुछ इस तरीके के इसका स्ट्रक्चर होता है एक गुणसूत्र का। समझिएगा एक एक पॉइंट। अभी हमने ओवरऑल डिस्कस किया था, बस ऐसे ही ओवरव्यू देखा था, अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो दो पंखुड़ी आपको दिखाई दे रही है, एक और दो, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम क्रोमेटिड कहते हैं। तो भी एक स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम क्रोमेटिड क्या होते हैं। तो जो क्रोमेटिड होते हैं, गुणसूत्र का एक खंड होता है। ठीक है, गुणसूत्र का खंड, गुणसूत्र जो है वो किससे मिलकर के बना होता है, क्रोमेटिड से मिलकर के बना होता है। तो क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिड जो है ये गुणसूत्र का एक खंड होता है, गुणसूत्र का एक खंड। ठीक है, इट मींस इट इज अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या है, अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं, सो इट इज अ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का सेगमेंट है। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिस किसी ने आज की क्लास छोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत क्या है, ये है क्रोमेटिड। जिस पॉइंट पर ये मिलता है, जिस पॉइंट पर ये दोनों क्रोमेटिड जुड़ते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर। ठीक है, या फिर हम इसको किस नाम से जानते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोमियर, या फिर अगर मैं बात करती हूँ, इसको हम किस नाम से जानते हैं, सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम कुमार जी, थैंक यू सो मच। बाली जी, क्वीन की जय हो, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, इसको सेंट्रोमियर या फिर सेंट्रोसोम, यानी कि ये क्या है, ये है आपका गुणसूत्र केंद्रक।
इसको हम गुणसूत्र केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोमियर या फिर इसी को ही हम सेंट्रोसोम कहते हैं। हालांकि सेंट्रोसोम को तब हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, बट हमें उतने डिटेल में नहीं जाना है, हमारा यहीं से काम चल जाना है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है, क्रोमेटिन और क्रोमेटिड एक ही है, इसी को क्रोमेटिड कहते हैं, इसी को ही क्रोमेटिन कहते हैं। कुछ किताबों में क्रोमेटिन लिखा हुआ है, कुछ में क्रोमेटिड। अब देखो, ऐसे दो सिरे वाली एक संरचना इनके अंतर्गत पाई जाती है, जिसके रस्सी जैसे होते हैं, जिसके अंतर्गत दो सिरे होते हैं। ठीक है, एक माँ के शरीर से आता है और एक किसके शरीर से आता है, एक पिता के शरीर से आता है, और ये मिलकर के नई कोशिका के अंतर्गत यानी कि होने वाले बच्चे के अंतर्गत नई गुणसूत्र का निर्माण करता है। अब ये जो है, अगर मैं इनकी बात करती हूँ, ये क्या है, These are the DNA। इनको हम किस नाम से जानते हैं, DNA के नाम से जानते हैं। और इसी DNA के अंतर्गत ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स बन रहे हैं, ये जो छोटे छोटे खंड यहाँ पर बन रहे हैं, इन्हीं खंडों को हम किन नाम से जानते हैं, ये छोटे छोटे जो खंड हैं, इन छोटे खंडों को हम कहते हैं जीन। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को आपका जीन कहा जाता है। ये क्या है, These are the genes। समझे? ओके, ठीक है, चलो सुबह सुबह लगा देंगे, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे। अब आपका डेली का क्लास होगी तो शेड्यूल फिक्स कर लो, लग जाएगा, पहले ही लगवा देंगे। डेली क्लास चलेगी तो आपके पहले ही लगवा दिया करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। ये है एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, एक गुणसूत्र की संरचना। अब जो क्रोमेटिड है, यही मिलकर के आगे क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम बना रहे हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेता है, तो इन दोनों को पढ़ेंगे और इन दोनों को ना थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखेंगे। तो कैसे, एक तरफ हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम्स की, यानी कि गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, या फिर अगर मैं बात करती हूँ गुणसूत्र की, और एक तरफ हम क्या देखेंगे, एक तरफ हम देखेंगे क्रोमेटिड, क्रोमोसोम्स, या फिर अगर मैं बात करती हूँ क्रोमेटिड, क्रोमोसोम्स, या फिर दूसरा हम बात करेंगे किसकी, क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमोसोम्स, या फिर अगर बात की जाती है आपकी क्रोमेटिड की। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं क्रोमोसोम्स की बात करूं या फिर अगर मैं क्रोमेटिड की बात करती हूं, एक्चुअल में ये है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोनों से आपसे पूछा जाए कि जो क्रोमोसोम है या फिर क्रोमेटिड है, इनकी खोज किसने की है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाए कि भाई इसकी खोज किसने की है, हु हैज डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की खोज किसने की है। आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो क्रोमोसोम टर्म है, ये जो शब्द है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो अगर मैं क्रोमोसोम शब्द की बात करती हूँ तो एक्चुअल में जो शब्द है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है, दैट वाज गिवन बाय द वेल्डेयर। वेल्डेयर नाम के एक वैज्ञानिक हैं, वेल्डेयर, और वेल्डेयर ने क्या किया है, वेल्डेयर ने ये शब्द दिया है। ठीक है, वेल्डेयर की अगर हम बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रोमेटिड की खोज किसने की है। ठीक है, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड, इन दोनों की खोज किसने की है, ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ लिया जाए। मैम मेरा फिजिक्स हैंड रिटन पीडीएफ फुल चाहिए। फिजिक्स में अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, फिजिक्स भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिजिक्स की आपको मिल जाएगी, फिजिक्स की भी मिल जाएगी। अचानक क्लास कैसे स्टार्ट हो गई, मतलब अचानक कैसे, क्लास आपकी डेली होगी, फिक्स है, फिर क्लास होगी। जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन आपको नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, बट क्लास आपकी डेली बेसिस पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से इवेंट आपका जल्दी, आपको पहले ही इवेंट मिल जाएगा। ठीक है, बताइए। डन। चलो अब देखो इनकी डिस्कवरी, डिस्कवरी किसने की है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं
जिनका नाम है वेल्डेर फ्लेमिंग। वेल्डेर फ्लेमिंग्स की अगर मैं बात करती हूँ, और कब 1882 के आसपास की बात है, तब इन्होंने क्रोमोसोम को खोजा था। 1882, देखो कितनी पुरानी बात है, मतलब ईयर से आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो जो वेल्डर फ्लेमिंग्स हैं, अगर मैं वेल्डर फ्लेमिंग की बात करूं, इन्हीं ने क्या किया है, इन्होंने ही आपके क्रोमेटिड की खोज की है। ठीक है, क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिड, दोनों की डिस्कवरी अगर आपसे पूछी जाए तो दोनों की डिस्कवरी किसने की है, तो दोनों की डिस्कवरी की है वेल्डेर फ्लेमिंग्स ने। और क्रोमोसोम जो शब्द है, गुणसूत्र जो शब्द है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है, ये शब्द दिया गया है आपका वेल्डेयर के द्वारा। ठीक है, डन। तो यहां पर शब्द दिया है वेल्डेयर और खोज किसने की है, वेल्डेर फ्लेमिंग ने। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड मत होइएगा। अब देखो, आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर से पहले आओ, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आपसे इनके स्ट्रक्चर पूछ ली जाए, इनकी संरचना पूछ ली जाए, तो कैसी होती है, बिल्कुल पतले होते हैं, महीन धागा नुमा संरचना। यानी कि कभी भी जैसे जैसे एक पतला सा धागा होता है ना, बिल्कुल पतले धागे की तरह की इनकी संरचना होती है, बिल्कुल पतले से, और इस शेप में ये आपको दिखाई देंगे। यानी कि गुणसूत्र की अगर मैं बात करूं, देखो पहले जो क्रोमेटिड की अगर मैं शेप की बात करूं, मैं यहां पर अगर आपके क्रोमेटिड की शेप की बात करूं तो इसको ऐसे समझिएगा, लाइक दिस। क्रोमेटिड की जो शेप होती है या फिर इसकी संरचना कैसी होती है, बिल्कुल पतला शेप होती है डंबल की, और सिंगल बिल्कुल पतले धागे जैसे होते हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से जो क्रोमोसोम होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, बिल्कुल महीन धागा नुमा इनकी संरचना होती है, महीन धागा नुमा संरचना, बहुत पतले ही होते हैं। ठीक है, दे आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो ये दे आर हैविंग द थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन थ्रेड लाइक। ओके, वही अगर मैं बात करूं दोनों के स्ट्रक्चर आपसे पूछी जाए, चाहे क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर पूछे या फिर अगर हम बात करते हैं आपसे आपसे क्या पूछे, अगर हम क्रोमेटिड की बात करते हैं, डन। आपसे पूछा जाए क्रोमोसोम या फिर अगर हम क्रोमेटिड की बात करते हैं, देखो क्रोमेटिड क्रोमोसोम दोनों की जो संरचना होगी वो क्या होगी, दोनों की ही संरचना आपकी बिल्कुल पतली महीन धागा नुमा संरचना इनकी होती है। अब इनकी शेप आपसे पूछी जाए कि इनकी जो शेप होती है, इनका आकार कैसा होता है, अगर हम शेप की बात करें, अगर हम इनके आकार की बात करें कि भाई इनका आकार कैसा है, इनका शेप कैसी है, तो अगर मैं शेप की बात करती हूं तो सबसे पहले क्रोमेटिड की बात करेंगे। जो क्रोमेटिड है, इनकी शेप कैसी है, बिल्कुल पतली इस तरह की शेप है, और इस शेप को हम क्या कहते हैं, शेप को हम डम्बल्ड शेप कहते हैं, कुछ इस तरीके की शेप है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको हम डम्बल शेप कहते हैं। यानी कि इसका आकार कैसा है, डम्बल जैसा आकार है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में जो शेप होती है इसको हम क्या कहते हैं, डम्बल शेप हम कहते हैं इसको। जब तक आप बोल दो ठीक है, चलिए। तो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अगर आपसे शेप पूछी जाए, आकार। अब अगर मैं क्रोमोसोम की बात करती हूं तो क्रोमोसोम की शेप कैसी होगी, इसकी शेप होती है आपके डबल डम्बल, एक क्रोमेटिड और इसके साथ को क्या मिल गया आपका दूसरा क्रोमेटिड। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, इस आकार को हम क्या कहते हैं, एक डंबल और दूसरा डंबल। यानी कि कहने का मतलब क्या है, डबल डम्बल्ड। तो इसकी शेप कैसी होती है, डबल डंबल शेप होती है। इसके अंतर्गत दो डंबल आपके आ गए हैं, इट इज हैविंग अ डबल डंबल्ड शेप। इसकी शेप कैसी है, डबल डंबल्ड शेप है। ओके, देखो अब यहां पर आपसे पूछा जाए नंबर, यानी कि कितने पाए जाते हैं, इनकी संख्या।
ठीक है, काउंट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर आपसे क्रोमोसोम की संख्या पूछी जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अंतर्गत गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए बताइए। डन। नंबर आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो एक मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो गुणसूत्र की संख्या होती है भाई 40। देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। और एक जो गुणसूत्र होता है ये दो क्रोमेटिड से मिलकर के बना होता है। किससे? ये दो क्रोमेटिड से मिलकर के बनता है। कभी भी तब हम एक क्रोमोसोम की बात करते हैं। ठीक है, वही तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ क्रोमेटिड, कि कितने क्रोमेटिड हमारी बॉडी के अंतर्गत, हाँ दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। देखो क्रोमेटिड क्या है, बिल्कुल पतले धागे जैसे हैं, और वही मिलकर के आगे क्या बना रहे हैं, वही मिलकर के क्रोमोसोम बना रहे हैं। तो बिल्कुल दो धागों को जोड़ दो तो धागे जैसे ही रहेंगे, उतने ही पतले रहेंगे। ठीक है, 46 होते हैं जो कि हमेशा जोड़े में रहते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये आपके 23 पेयर्स होंगे, 23 जोड़े। 23 पेयर्स हमेशा जोड़े में रहते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। और एक गुणसूत्र जो है दो क्रोमेटिड से मिलकर के बना हुआ होता है। तो अब आपसे पूछा जाए क्रोमेटिड की संख्या, तो किसी भी मनुष्य के शरीर में क्रोमेटिड कितने पाए जाएंगे, तो 46 गुणसूत्र, और एक क्रोमेटिड, एक जो क्रोमोसोम है वो दो क्रोमेटिड से मिलकर के बना हुआ है। एक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड से मिलकर के बना हुआ है, तो क्रोमेटिड की कुल संख्या कितनी होगी, तो किसी भी मनुष्य के अंतर्गत 92 क्रोमेटिड आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्रोमेटिड पाए जाएंगे, 92 क्रोमेटिड होंगे एक सेल की न्यूक्लियस के अंदर, या फिर एक सेल के अंतर्गत आपको कितने देखने को मिलेंगे, आपको 92 क्रोमेटिड देखने को मिलेंगे, किसी भी अगर हम एक सेल की बात करते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी लोकेशन, ये पाए कहां पर जाते हैं, आपसे इनकी लोकेशन पूछी जाती है, व्हाट विल बी द लोकेशन। देखो दोनों की, मैं क्रोमेटिड की बात करूं या फिर क्रोमोसोम की बात करूं, दोनों की ही लोकेशन तब आपसे पूछी जाती है, दोनों का ही स्थान तब आपसे पूछा जाता है। तो ये कहां पर पाए जाएंगे, कहां पर स्थित होते हैं, इनकी स्थिति आपको बतानी है, इनकी लोकेशन आपको बतानी है, ये कहां पर सिचुएटेड होंगे। मैम क्रोमेटिड क्या है, अगर क्रोमेटिड आपको अभी बताया है, इट इज द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम आपने सभी ने सुना है, क्रोमोसोम को बनाया किसने है, क्रोमेटिड ने। दो क्रोमेटिड एक साथ जुड़ते हैं, मिलकर के क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की। तो ये जो खंड है ना क्रोमोसोम के, गुणसूत्र के, ये क्रोमेटिड कहलाते हैं। देखो कैसे, मतलब ऐसे समझना इस बात को, डू इट वेरी फास्ट, ऐसे समझिएगा इसको।
कहाँ है आपकी पीपीटी? दिस वन। उसको ना ऐसे समझना। तब हम क्रोमेटिड की बात करेंगे, क्रोमोसोम की बात करते। देखो, ये आपका एक क्रोमोसोम है कुछ इस तरीके का। ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम होता है। तो इस क्रोमोसोम का ये जो पूरा एक खंड है ये क्रोमेटिड है। ये जो पूरा एक हिस्सा है ये क्या है? ये क्रोमेटिड है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये क्या है? ये है क्रोमेटिड है। इससे सिंपल और क्या हो सकता है कृष यादव? कृष यादव, अच्छा इससे और सिंपल क्या हो सकता है यार? इससे और क्या सिंपल हो सकता है? ये गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र का एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, मैं इसको तोड़ दूं, दो हिस्सों में तोड़ दूं। ये दो छोटी छोटी सेल्स होती हैं, ये आकर के एक साथ जुड़ती हैं। एक माँ के शरीर से आती है, एक पिता के शरीर से आती है। जैसे निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एक स्पर्म से आएगी और एक ओवा से आएगी, आकर के दोनों एक पॉइंट पे जुड़ जाती हैं और ऐसे ही एक शेप बना लेती हैं। तो इसके जो दो ये अलग अलग सेगमेंट है, ये जो दोनों खंड हैं ये क्रोमेटिड हैं और तब ये मिल जाएंगे, गुणसूत्र बना रहे हैं। अब बताओ, अब समझे? इससे और सिंपल क्या हो सकता है? अब आप ये मुझे बताओ, मतलब अभी क्लियर हुआ कि नहीं? पहले ये बताओ। ठीक है, लिखिए, आप लिखिए पहले। लिखिए। चलिए बताइएगा। समझे? क्लियर? अब आओ, इनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर ये पाए जाएंगे? तो बेसिकली ये कहाँ पर होते हैं? तो देखो, आपको पता है किसी भी सेल के न्यूक्लियस में होंगे या फिर सेल के अंदर पाए जाएंगे। अब ये किस सेल के न्यूक्लियस में होंगे ये आपको बताना है। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर मनुष्य की, अगर मैं मनुष्य की बात करूँ, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस, अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, अगर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो बेटा देखो, जो मनुष्य होते हैं, वी आर द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। हम कैसे जीव हैं? हम ना यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो, मतलब इस बात को ना ऐसे समझना, मतलब आपने ना कोई इंसान देखा है ना, उसको देखने के बाद आपको क्या लगा? देखो, इस बात को ना ऐसे समझना, तब आप थोड़ा समझ जाओगे कि कहाँ पर लोकेटेड होंगे। आपको ना कोई इंसान देखा, मतलब दिखने में तो बड़ा हट्टा कट्टा चौड़ा गबरू जवान था, बट जब वो चला, उसके बातों का अंदाज आपने देखा, मैं भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। मतलब दिखने में हट्टा कट्टा गबरू जवान है और हरकतें कुछ जनानियों जैसी कर रहा है, तो मतलब आपके मन में डाउट होगा ये है क्या?
अभी बताइएगा, अभी वॉइस प्रॉपर है क्या, इज इट प्रॉपर? चलिए, सो आई थिंक अभी प्रॉब्लम होगा, अभी नहीं होगी प्रॉब्लम शायद, साउंड की प्रॉब्लम, वीडियो प्रॉब्लम। एक बार बता दो पहले यार, सही है तभी कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है? चलिए बताइए जल्दी से, इज इट प्रॉपर? अभी भी प्रॉपर नहीं हुई है क्या? इट्स प्रॉपर नाउ? यस, इट्स प्रॉपर नाउ। चलिए, सो अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? देखो, तो अगर हम बात करते हैं मनुष्य के शरीर के अंतर्गत ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इस बात को ऐसे समझना। देखो, अगर मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ, मनुष्य की बात करती हूँ, तो मनुष्य जो है वी आर द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम जो हैं किस तरीके के जीव हैं, हम ना एक लैंगिक जीव हैं। किस तरीके के जीव हैं? यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक लैंगिक जीव। और एक लैंगिक जीव से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिसेक्सुअल? इसका मतलब क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब है एक बॉडी होगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मेल गैमेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? यानी कि एक शरीर ऐसा होगा जिसके अंतर्गत आपको सिर्फ और सिर्फ नर युग्मक देखने को मिलेंगे, और एक शरीर ऐसा होगा जिसके अंतर्गत आपको फीमेल गैमेट्स देखने को मिलेंगे, मेल गैमेट्स। और मेल गैमेट्स के बाद अगर मैं बात करती हूँ, दूसरी बॉडी ऐसी होगी जिसके अंतर्गत आपको क्या, जिसके अंतर्गत ना आपको फीमेल गैमेट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको मादा युग्मक। और अगर दोनों एक ही शरीर में मिले तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर कहानी में लोचा है, ठीक है? डन? बताइए, कोई दिक्कत? अब यहां से समझना, देखो, विच इज द मेल गैमेट, नर युग्मक कौन सा है? पुरुषों के अंतर्गत पाए जाने वाला जो युग्मक होता है, तो ये कौन सा होता है भाई? पुरुषों के अंतर्गत पाया जाता है स्पर्म, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ शुक्राणु। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ महिलाओं की, अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, तो फीमेल्स के अंतर्गत अगर बात की जाती है, दैट विल बी ओवा, जिसको हम डिम्ब कहते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं एग, जिसको हम क्या कहते हैं? अंड कहते हैं, ठीक है? तो ये कहां पर पाए जाएंगे? अगर हम बात करते हैं आपके, चाहे क्रोमोसोम की बात हो, अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं, यानी कि गुणसूत्र की बात करूं, या फिर अगर मैं क्रोमेटिड की बात करूं, दोनों की स्थिति कहां पर है? दोनों की क्रोमेटिड की अगर मैं लोकेशन की बात करूं, ये दोनों के दोनों कहां पर लोकेटेड है? सो दे आर इनसाइड द गैमेट सेल। गैमेट सेल यानी कि किसके अंतर्गत होंगे? युग्मक कोशिका के अंतर्गत होंगे। यदि कोई इंसान पुरुष है तो उसकी बॉडी में कहां पर पाए जाएंगे? गैमेट सेल का मतलब क्या है कि पुरुषों के अंतर्गत कहां पर होंगे? तो भाई पुरुषों के अंतर्गत मेल में कहां पर होंगे? स्पर्म के अंदर होंगे, शुक्राणु में पाए जाएंगे। और वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करूं, अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो कहां पर होंगे? ओवा में होंगे, डिंब के अंतर्गत पाए जाएंगे, ठीक है? तो इसके अंतर्गत अगर लोकेशन देखोगे तो किस हर एक सेल के अंदर नहीं पाए जाएंगे। मतलब देखो, अगर टेस्ट कराना हो क्रोमोसोम का पता लगाने के लिए, गुणसूत्र का पता लगाने के लिए, तो हम डीएनए टेस्टिंग नहीं कर सकते कि आपने बाल उठाया, आपने खाल उठाई, आपने ब्लड सेल्स निकाले और उसकी डीएनए टेस्टिंग कर ली। तो डीएनए टेस्टिंग से हम क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं बता सकते, हम गुणसूत्र की संख्या नहीं बता सकते हैं, ठीक है? हम यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या या फिर गुणसूत्र की संख्या नहीं बता सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, समझे? तो मेल के अंदर ये कहां पर पाए जाएंगे? स्पर्म यानी शुक्राणु के अंतर्गत। और पुरुष के अंतर्गत ये कहां पर पाए जाएंगे? ये डिंब के पुरुषों के अंतर्गत कहां पर? शुक्राणु में। और महिलाओं के अंतर्गत कहां पर? डिंब के अंदर। अभी मैं उल्टा बोल देती, मतलब कहानी खत्म हो जानी थी, ठीक है?
चले आप बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो हम बात किसकी कर रहे थे, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड की, कि इनकी लोकेशन कहाँ पर होगी। तो ये भाई पुरुष के अंतर्गत स्पर्म में पाए जाएंगे और महिलाओं के अंतर्गत कहाँ पर पाए जाएंगे, ये ओवा के अंदर, एग के अंदर पाए जाएंगे। पूजा कुमारी, यही हम पहले पढ़ रहे थे और यही हम अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। बताइए जल्दी से, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे हैं आप सभी। डन, क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप कर दीजिए, बता दीजिए क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई क्रोमोसोम की लोकेशन या फिर क्रोमेटिड की लोकेशन की मैं बात करूं, तो क्रोमेटिड में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्रोमेटिड की अगर मैं बात करती हूं, क्रोमेटिड से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बेटा युग्मक को इंग्लिश में भारतीय गैमेट कहते हैं, ऊपर लिखा है दैट इज गैमेट, दैट इज नॉन एज गैमेट, उसको हम गैमेट कहते हैं। ठीक है भाई, बढ़े आगे। मैम गुणसूत्र की खोज स्टार्स बर्गर ने की थी। आपको स्टार्स बर्गर ऑप्शन में ना मिलेगा और ना आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। तब आप एग्जाम में जाओगे, अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए गुणसूत्र की खोज किसने की है, तो ना तो आपको ऑप्शन में स्टार्स बर्गर मिलेगा और ना ही आप स्टार्स बर्गर को वहां पर मार्क कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो ऑप्शन में मिलेगा वो या तो वेल्डेयर मिलेगा या फिर वेल्दर फ्लेमिंग्स मिलेगा, ठीक है। तो इन ये दोनों ऑप्शन में मिलेंगे। वेल्दर, जो वेल्दर फ्लेमिंग है, ये जाने जाएंगे गुणसूत्र और क्रोमेटिड या फिर इसी को ही क्रोमेटिन कहा जाता है इनकी खोज के लिए। और शब्द एक दूसरे साइंटिस्ट जो वेल्डेयर हैं, ये वेल्दर है, ये वेल्डेयर है, ठीक है, दोनों में फर्क है। ओके, हाँ जी, आपका इस CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो बिल्कुल बेसिक यहाँ से हो जाएगा। तो प्रियंका बेटा, इसको गलती मत कर देना, स्टार्स बर्गर आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। आपको आंसर में क्या करना है, आंसर में यहाँ पर, मेरा पेन गायब हो गया यार, चलो ठीक है, आपको वेल्डेयर फ्लेमिंग ही लिखना है। बार बार कह रही हूं मैं, गलती मत कर देना। चलिए डन। नेक्स्ट, आपको ऐसे बहुत सारे आंसर मिलेंगे जो एनसीईआरटी में कुछ और दिए हुए हैं और एक्चुअल में कोई और आपको ऑप्शन में मिलते हैं। एसएससी आंसर कुछ और देगा, ठीक है। अब क्रोमेटिड से जो क्वेश्चन बनते थे वो खत्म होते हैं, अब हमें पढ़ने हैं क्रोमोसोम्स। अब जो हमें मेनली डिस्कस करने हैं वो हमें क्रोमोसोम्स ही डिस्कस करने हैं, हमें गुणसूत्र ही पढ़ने हैं। तो नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम्स और गुणसूत्र। सो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस, को मनुष्य के अंतर्गत पाए जाने वाले गुणसूत्र। हेडिंग आपको क्या लगाना है, मनुष्य के अंतर्गत पाए जाने वाले गुणसूत्र। मनुष्य के अंतर्गत पाए जाने वाले गुणसूत्र, पाए जाने वाले गुणसूत्र। बताइए कितने गुणसूत्र होते हैं? हाँ जी, क्लास बीच में रुक गया था, बीच में ना लाइट चली गई थी और पूरी बिल्डिंग की लाइट गई थी, अब आ गई है। चलो आ जाओ, आंसर क्या होगा? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, दैट विल बी 46।
कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंतर्गत? 46 गुणसूत्र होते हैं। और अगर हम इन 46 गुणसूत्र की बात करें, ये हमेशा कैसे रहते हैं? जोड़े में रहते हैं। तो 23 पेयर्स पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं 23 जोड़े, 23 जोड़े या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, 23 जोड़े गुणसूत्र इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, अभी तो 23 जोड़े होते हैं। क्या ये पुरुष और महिला के अंतर्गत सेम होते हैं? यानी कि अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं तो क्या दोनों के अंदर सेम होते हैं? अगर मैं मेल की बात करूं या फिर मैं किसकी बात करूं? फीमेल की बात करूं, यानी कि अगर मैं किसी पुरुष या फिर अगर मैं किसी महिला की बात करती हूँ, किसी भी पुरुष या फिर किसी भी महिला के अंतर्गत कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कितने होंगे? 46 होंगे, 23 जोड़े होंगे। बट क्या दोनों के अंदर सेम होते हैं? बताइए जल्दी से। मैम क्लास में नोट्स बना ले रहे हैं, बहुत सुविधा हो रही है पीडीएफ से ना पढ़ाने से। अनिरव घोष, बहुत खूब। चलिए देखो, यहाँ पे हम खड़े हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिए खड़े हैं, तो जो शायद आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मुझे लगता है कि आप इसी तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आपको पता है जितनी भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती, और जो रॉ चीज़ें हैं, रॉ और कहते हैं ना कि मतलब देखो, रॉयलिटी जो होती है वो हमेशा साथ रहती है। तो जो रॉ चीज़ें होती हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। जड़ंत जिनको कहते हैं, तो जड़ंत वस्तुएं जो होती हैं वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। ठीक है, देखो अभी लाइट गई, खत्म। बट जो जड़ंत चीजें होती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। चलो आप छोड़ो, यहाँ पर आते हैं मेल और फीमेल पे, बाकी बातें बाद में। जो पहले 22 जोड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 तक जो पहले 22 जोड़े होते हैं, चाहे मेल की बात करूं चाहे फीमेल की बात करें, तो दोनों के अंतर्गत सेम होते हैं। और भाई ये जो पहले 22 जोड़े होते हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो पहले 22 जोड़े जो मनुष्य के अंतर्गत पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको जानते हैं हम ऑटोसोम्स के नाम से। इनको क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स कहा जाता है, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम असेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं। असेक्सुअल क्रोमोसोम या फिर ऑटोसोम्स का नाम हम इनको देते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है? इनको कहा जाता है अलैंगिक गुणसूत्र, जो किसी भी मनुष्य की लिंग का निर्धारण ना कर पाए, ऐसे गुणसूत्र को हम अलैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। जो आपको नहीं बता सकती कि भाई कोई इंसान, मनुष्य, किसी भी मनुष्य की या फिर किसी भी, अगर हम इंसान की बात करें, वो पुरुष होगा या वो महिला होंगी, उनके लिंग का निर्धारण ना कर पाए, उनके सेक्स को डिटरमाइन ना कर पाए, तो ऐसे गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं? ऐसे गुणसूत्रों को हम ऑटोसोम्स कहते हैं।
अच्छा सॉरी, अरे यार, जस्ट अ सेकेंड। अभी प्रॉपर है वॉइस? चलो ठीक है, अभी प्रॉपर हो जाएगा। आ जाओ, बैटरी गई थी। देखो, ये मेल और ये फीमेल, तो सॉरी ये क्या कह रही हूँ मैं, सॉरी। जो पहले 22 जोड़े होते हैं, दीज आर नॉन एज द ऑटोसोम्स। इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, इनको हम असेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि अलैंगिक गुणसूत्र जो किसी भी इंसान की सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, किसी भी इंसान की ये लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। बट जो पर्टिकुलर 23वां जोड़ा होता है, ये पुरुषों के अंतर्गत XY होता है और महिलाओं के अंतर्गत XX होता है। तो भाई ये जो XY है, इट इज अ मेल सेक्सुअल हार्मोन, पुरुषों के अंतर्गत पाए जाने वाला पुरुष लैंगिक हार्मोन। XX महिलाओं के अंतर्गत पाए जाने वाला ये मादा लैंगिक हार्मोन, या फिर महिलाओं के अंतर्गत पाए जाने वाला ये एक लैंगिक हार्मोन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर 23वां जोड़ा होता है, इस जोड़े को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस जोड़े को हम नाम देते हैं एलोसोम्स। दिस इज नॉन एज द एलोसोम, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? आपका सेक्सुअल क्रोमोसोम कहा जाता है। लैंगिक गुणसूत्र यानी कि जो किसी भी मनुष्य का पुरुष होना या फिर किसी भी मनुष्य का महिला होना निर्धारित करेगा। यदि किसी शरीर के अंतर्गत XY है तो वो पुरुष है, और जिनके शरीर में XX होगा वो क्या होंगी? महिलाएं होंगी। और अगर बीच का कुछ है तो भाई डिसऑर्डर है, फिर गड़बड़ है, यहाँ पर फिर दिक्कत है, फिर कहानी कुछ गड़बड़ सी है, फिर कहानी में कुछ तो मजा नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये बात है आपकी क्रोमोसोम्स की कि क्रोमोसोम्स कहाँ पर हैं, कितने हैं मनुष्य के अंतर्गत और कैसे पाई जाती हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन से एक बारी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर नॉन एज। मनुष्य के अंतर्गत पाए जाने वाले जो पहले 22 जोड़े होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम जानते हैं ऑटोसोम्स के नाम से, या फिर इनको हम किस नाम से जानते हैं? असेक्सुअल क्रोमोसोम या फिर अलैंगिक गुणसूत्र के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, जो पर्टिकुलर 23वां जोड़ा है इसको हम क्या कहते हैं? XY XX। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैम मुझे तो पढ़ते हुए शर्म आ रही है। विकल गौतम, वाह, इसमें क्या पढ़ने पे शर्म आ रही है विकल? आपको, आपकी एज क्या है विकल, बताना। विकल अपनी एज बताना। वैसे कहते हैं मतलब एज लड़कियों से नहीं पूछते हैं, लड़कों से तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मत कहना कि मैम एज नहीं पूछते, लड़कियों से नहीं पूछी जाती एज, तो महिलाओं की उम्र और पुरुषों की सैलरी। ठीक है, बट ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हाँ जी ज्योति, बिल्कुल बताए आपका क्वेश्चन क्या है? मैम ये बेच बिहार पुलिस में चलेंगे। बिल्कुल ज्योति, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग। आप BPSC का प्री भी दे आओ, उसमें भी चलेगा। ठीक है, आ जाओ। देखो एलोसोम की अगर मैं बात करती हूं तो 23वें जोड़े को क्या कहा? महिलाओं के अंतर्गत पाए जाने वाला लैंगिक हार्मोन कौन सा है? XX, और पुरुष के अंतर्गत पाए जाने वाला XY। समझे? कोई दिक्कत? 16 विकल्प 16 तो नहीं होगी, अब तो आपने मजाक कर दी, अब आपने मजाक कर ली, तो इस बात पे हम बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। आपकी उम्र 16 साल है। ठीक है, तो अब आप निहायत ही सबसे घटिया लेवल के मजाक कर रहे हैं। 16 साल का बच्चा CHSL के लिए भी एलिजिबल नहीं होता, आप CGL के लिए कहाँ प्रिपेयर करने बैठे हो। ठीक है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द ह्यूमंस। तो ये वीडियो एडल्ट्स के लिए भी नहीं है, तो ये तो आप, मैं ये नहीं कह सकती कि एडल्ट्स के लिए है। ये 8th क्लास में सबसे पहला, मतलब 8th क्लास में आपका चैप्टर शुरू हो जाता है रिप्रोडक्शन। चलो डन, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखो मैं आपसे क्वेश्चन बता रही थी ना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा क्रोमोसोम्स अदर देन द एलोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स अदर देन द एलोसोम्स, यानी कि एलोसोम को छोड़ करके जो दूसरे गुणसूत्र है उनको क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, कि भाई असेक्सुअल क्रोमोसोम्स को, अलैंगिक गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो अलैंगिक गुणसूत्र को हम ऑटोसोम्स कहते हैं।
आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स आर द ऑटोसोम्स, और नीचे 3-4 ऑप्शन दे रखे होंगे जिसमें 22A, 23A, XX, XY इस तरीके से देगा आपको। तो आपको बताना है जो 22A है ये क्या है, ये आपके ऑटोसोम्स है या फिर ये क्या है, असेक्सुअल है। XX क्या है, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन, और XY क्या है आपका मेल सेक्सुअल हार्मोन। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। विकल कह रहे हैं मैम आप मुझे पर्सनल कोचिंग देंगी, कितनी फीस रहेगी? बेटा विकल इतनी आसानी से हम पर्सनल कोचिंग नहीं देते, ठीक है, तो उसकी फीस अनलिमिटेड है। चलो डन, आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे। देखो नालायक, पढ़ने की तो इन्हें सोच ही नहीं है इन्होंने कि हम पढ़ने भी बैठे हों, ठीक है। अब देखो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, इनका पता कैसे लगाया जाता है। तो अगर मैं इन क्रोमोसोम्स की बात करूं, अगर मैं इन गुणसूत्र की बात करूं, तो इन गुणसूत्र का पता लगाया कैसे जाता है, कैसे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं दैट हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। एक मनुष्य के शरीर के अंतर्गत कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये किसके द्वारा पता लगाया जाता है? सो इट इज बाय द, ये किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो इसके लिए ना एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, जिसको हम एमनियोसेनेटोसिस के नाम से जानते हैं। ये प्रक्रिया होती है, फिर एमनियोटिक टेस्ट हम इसको कहते हैं, एमनियोटिक टेस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। या फिर इसको क्या कहा जाता है आपका एमनियोटिक परीक्षण। तो भाई जो एमनियोटिक परीक्षण होता है, ये परीक्षण क्या होता है आप बता सकते हैं? कराया किसी ने एमनियोटिक टेस्ट, किसी ने कराया है, हाँ या ना? ठीक है बताइए। उमा भारती, नॉलेज तो कमाल की है मैम आपकी, अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ 10, अभी पैदा ही नहीं हुआ है, माँ की कोख में है अभी तो। अर्नब टेंशन मत लो, अभी पैदा ही नहीं हुआ है, अभी माँ की कोख में है। चलिए बढ़े आगे। एमनियोटिक टेस्ट या फिर एमनियोटिक परीक्षण कराया किसी ने? ये पक्का विकल ने तो ये जरूर कराया। विकल आपने कराया ना ये टेस्ट? कितने लोगों ने कराया टेस्ट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कितने लोग हैं जिन्होंने इस टेस्ट को कराया है। तो मतलब मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ विकल ने तो ये टेस्ट कराया है, क्योंकि बच्चे कराते हैं इस टेस्ट को, बड़े तो कराते नहीं, है कि नहीं? मतलब ये 17 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए है ना, 16 साल वालों के लिए। चलो देखो अब आते हैं हम लोग एमनियोटिक टेस्ट पर। एमनियोटिक टेस्ट असल में होता क्या है? व्हाट इज एमनियोटिक टेस्ट? ठीक है, अब देखो यहां पर एक बच्चा तब मां के गर्भ में होता है, जिस समय पर ना बच्चा मां के गर्भ में होता है, तो ये उस समय टेस्ट कराया जाता है क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब इस टेस्ट को समझिएगा, ये टेस्ट है क्या एक्चुअल में? व्हाट इज एमनियोटिक टेस्ट? अगर मैं एमनियोटिक टेस्ट की बात करूं या फिर अगर मैं एमनियोटिक परीक्षण की बात करूं, एक्चुअल में टेस्ट होता क्या है? ठीक है, तो उसको ऐसे समझना, जिस समय पर बच्चा मां के गर्भ में होता है, ठीक है, जिस समय पर बच्चा मां के गर्भ में होता है, ओके, जिस समय पर बच्चा जो है मां के गर्भ में होता है, ठीक है, यानी कि बात कब की है? बात है आपकी फीटल स्टेज की। ये बात है आपकी फीटल स्टेज की, जिस समय पर बच्चा मां के गर्भ में होता है, भ्रूणीय अवस्था। ठीक है, तो जो फीटस होता है, भ्रूण होता है, इसके चारों तरफ ना एक थैली पाई जाती है, एक झिल्ली होती है, एक सैक होती है। जिस थैली को हम क्या कहते हैं? जिस थैली को कहा जाता है एमनियोटिक टेस्ट, सॉरी एमनियोटिक सैक जिसको हम कहते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम एमनियोटिक थैली कहते हैं। और एक्चुअल में जो एमनियोटिक थैली होती है या फिर ये जो एमनियोटिक सैक होती है,
इस सैक के अंतर्गत ना एक लिक्विड पाया जाता है, इसके अंतर्गत एक द्रव होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इस सैक के अंतर्गत एक लिक्विड पाया जाता है, इसके अंतर्गत एक द्रव होता है। और इसी सैक के अंतर्गत पाए जाने वाला जो द्रव होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से, या फिर क्या कहते हैं? एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव का नाम हम इसको देते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, देखो आपने कई बार ऐसा सुना होगा ना, मतलब बड़े लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि बच्चे के मुंह में ना गंदा पानी चला गया। जिस समय पर डिलीवरी होती है, कई बार ऐसी कंडीशन में बच्चों की डेथ भी हो जाती है कि भाई बच्चे के मुंह में ना गंदा पानी चला गया है। तो वो जो गंदा पानी होता है, वो होता क्या है? वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसी को वो गंदा पानी कह देते हैं। ठीक है। और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, या फिर एमनियोटिक द्रव कहते हैं। अब ये जो एमनियोटिक द्रव होता है, इसके अंतर्गत क्या होती है? इसके अंतर्गत सबसे पहले पाई जाती है फ्री एंटीबॉडीज। देखो, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता कौन देता है? एंटीबॉडीज देती हैं। हमारे शरीर को कभी भी अगर हम रोग प्रतिरोध क्षमता की बात करें, तो रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है, अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं, तो भाई हमारे शरीर को इम्यूनिटी कौन देता है? रोग प्रतिरोध क्षमता कौन देता है? तो इम्यूनिटी देने का कार्य किसका होता है भाई? ये कार्य होता है आपका एंटीबॉडीज का। ये कार्य होता है आपका एंटीबॉडीज का। समझे? अब यहां पर एक चीज देखो, कहते देखो, दुनिया की सबसे सुरक्षित स्थान अगर कोई है, वो माँ का गर्भ है। मतलब माँ ना जन्म के बाद ही नहीं, जन्म से पहले ही हमें सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर देती है, हमें कई रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। तो सबसे पहली जो एंटीबॉडी हमें मिलती है, वो कहाँ से? वो माँ की कोख में ही मिलती है। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसके अंतर्गत ना फ्री एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। और ये जो फ्री एंटीबॉडीज होती हैं, यानी कि इसके अंतर्गत क्या पाई जाती है? इसके अंतर्गत होती है मुक्त एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी होती है, ये क्या करती है? ये ना भ्रूण को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इनका काम क्या होता है? दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द फीटस। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द फीटस। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द फीटस। ये क्या करते हैं? भ्रूण को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द फीटस, या फिर अगर मैं कहूं तो भ्रूण को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। भ्रूण को रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है। भ्रूण को रोगों से, बहुत सारी डिजीजेस, यानी कि किसी भी तरीके के वायरल अटैक या फिर बैक्टीरियल अटैक से ये बचाने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर से सचिन आपके दुनिया भर के अगर आप प्रीवियस ईयर उठाओगे 250-300 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से बनते हैं। अब देखो समझेगा यहाँ पर, तो जो एमनियोटिक टेस्ट है, अगर मैं एमनियोटिक परीक्षण की बात करती हूँ, तो ये क्यों किया जाएगा इसको अभी समझेंगे। पहले ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसके अंदर क्या होती है? फ्री एंटीबॉडीज होती है, मुक्त एंटीबॉडी होती है, जो क्या करती है? भ्रूण को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द फीटस। ये फीटस को इम्यूनिटी देती है। और अगर ये फीटस को देखो कैसे, ये जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में, ये अल्ट्रासाउंड है। इसके बाद अगर मैं देखूं ऐसे, ये बच्चा है माँ के गर्भ में, और इसके चारों तरफ ये एमनियोटिक सैक है। अब डॉक्टर क्या करता है? इसी एमनियोटिक सैक में से माँ की नाभि के पास से इंजेक्शन को घुसाता है, और यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाल लेता है। ठीक है। और वो तब इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालता है, तो वो क्या करेगा? एमनियोटिक टेस्ट करेगा। अब डॉक्टर तब इस टेस्ट को परफॉर्म करता है, तो क्यों करता है?
डॉक्टर इस टेस्ट को परफॉर्म क्यों करता है? तो देखो, यही वो लिक्विड है, यही वो फ्लूइड है जिसके अंतर्गत हमारे गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब तो मैं क्रोमोसोम्स की बात करूं तो कितने क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे? तो इसके अंतर्गत भाई पहले 22 होते हैं ऑटोसोम, 22 तो होंगे ऑटोसोम, और 23वां क्या होगा? या तो XX होगा या फिर क्या होगा? XY होगा। XX हुआ तो होने वाला बच्चा क्या है? बेटी है। और अगर 23वां XY हुआ तो होने वाला बच्चा क्या है? होने वाला बच्चा आपका बेटा है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर का काम है, तब इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसके अंतर्गत 46 गुणसूत्र है कि नहीं, 46 से ज्यादा तो नहीं हो गए या फिर 46 से कम तो नहीं रह गए, और 46 है तो क्या वो बिल्कुल हेल्दी है, उनमें किसी भी तरीके का कोई रोग तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर डिसऑर्डर नहीं है तो इस प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जाएगा, और अगर है तो इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। देखो, पहले क्या होता था, बच्चे ना बहुत सारे डिसऑर्डर्स के साथ, बहुत सारे रोगों के साथ पैदा हो जाते थे। जैसे गूंगे बच्चा पैदा हो गया, बहरा बच्चा पैदा हो गया, ट्रांसजेंडर पैदा हो गए, है ना, शी मेल, सुपर फीमेल, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती थी, ज्यादा रेशो ज्यादा होती थी। अब क्या है, हमारी मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है और गांव गांव तक सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करा दी है। जैसे हर एक गांव में अब जच्चा बच्चा केंद्र होता है, तो आप किसी भी गांव में जाओगे या फिर हर एक लोकल एरिया के अंतर्गत हर एक ब्लॉक में, यानी कि ब्लॉक लेवल तक क्या किया कर दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, जच्चा बच्चा जो केंद्र होता है, जच्चा बच्चा केंद्र आपके ब्लॉक में दिए गए हैं। ब्लॉक के साथ साथ गांव गांव में या फिर कई सारे गांव में मिलाकर के एक आपका जच्चा बच्चा केंद्र दे दिया है, जहां पर ये सारे टेस्ट आप करा सकते हैं, हर तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करा दी है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, तब इस टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं। तो अब देखो, जैसे प्रेगनेंसी मेंटेन होती है वैसे क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर के ही अंडर में बच्चे की डिलीवरी होती है और बच्चे जो है हेल्दी पैदा होते हैं। तो ये इसी का रीजन है। तो आज के टाइम पे आप रोड पे देखोगे तो आपको कम उम्र के ट्रांसजेंडर नहीं दिखाई देंगे, 17-18 साल के, मतलब अगर मैं कहूँ 10-12-13-14 साल की, 11-12 साल में ये डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाता है। तो आपको 12-13-14 साल के ट्रांसजेंडर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि पिछली 10-12-13-14 साल में, 10-12 साल में बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस हमारी डेवलप हो चुकी है, मेडिकल फैसिलिटीज गाँव गाँव तक पहुंच चुकी है। अब होंगे तो किस कारण से, या तो उनको अवेयरनेस नहीं है या फिर क्या है, वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और दूसरा चीज सबसे बड़ी बात है पैसा। आज के समय पे गवर्नमेंट डॉक्टर भी क्या करने लगे हुए हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में ना बैठ के अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठते हैं और अच्छे खासा पैसा छापते हैं। ठीक है, तो टेस्ट के हाई बहुत ज़्यादा कॉस्ट रखे हुए होते हैं इन्होंने, हाई कॉस्ट होते हैं तो आम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, तो ये भी कारण होता है। और दूसरा मेन कारण है अवेयरनेस का, जिनको अवेयरनेस नहीं है। अब देखो होता क्या है, तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले तो 46 गुणसूत्र का पता लगा लेगा हेल्दी है कि नहीं है। दूसरा, कई बार ना बच्चा अनुवांशिक रोगों के साथ पैदा हो जाता है, हेरिडिटरी डिजीजेस, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब क्या है, नाना नानी से किस में आई, मम्मी में आई, और मम्मी से किस में आ गई, बच्चों में आ गई। दादा दादी से किस में आई, पापा में आई, और पापा से किस में आ गई, बच्चों में आ गई। यानी कि नाना नानी दादा दादी से वो चलती हुई आ रही है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, रंग वर्धनता हो गया, ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ डायबिटीज हो गया। तो इस तरीके के जो रोग हैं कुछ अनुवांशिक रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। तो ऐसे रोगों का पता लगाने के लिए किस भ्रूण के अंतर्गत कोई अनुवांशिक रोग तो नहीं है। अगर अनुवांशिक रोग होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, अदरवाइज इस प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जाएगा अगर फीटस बिल्कुल हेल्दी है। अयान सिन्हा, मेरे पास अगर यहाँ जो मतलब मेरे पास अगर डंडा होना है, मैं यहीं से, मतलब मैंने बताया ना तुम्हें, यहीं से ऐसे जाएगा वो कैमरे में से डंडा निकल के। मैंने चच्चा बच्चा नहीं कहा है, मैंने जच्चा कहा है, जच्चा। जच्चा किसे कहते हैं भाई, माँ को कहते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जच्चा कहते हैं, ठीक है, और बच्चा जो उनके कोख में है,
जच्चा कहते हैं गर्भवती माँ को, और बच्चा उनके कोख में जो है। मतलब ऐसे लोगों का ना मन ऐसा करता है कभी कभी, मतलब तुम मेरे सामने आ जाओ ना, मैं तुम्हें बताऊं, फिर आओ तुम मेरे सामने, भूल के भी मत आ जाना, ठीक है। अब देखो तो इस टेस्ट को परफॉर्म क्यों किया जाता है, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट टू डिटरमाइन, सबसे पहला पॉइंट है टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन द chromosomal disorder, to determine the chromosomal disorder, chromosomal disorder यानी कि गुणसूत्र संबंधी रोगों का पता लगाने के लिए किस लिए किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है गुणसूत्र संबंधी, गुणसूत्र संबंधी रोगों का पता लगाने के लिए, रोगों का पता लगाने के लिए सबसे पहला पॉइंट कि भाई 46 की जगह गुणसूत्र 47 तो नहीं हो गए, या फिर इसकी जगह 45 तो नहीं रह गए, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं दूसरा पॉइंट, इसी टेस्ट को क्यों परफॉर्म किया जाता है। सो दूसरा रीजन है, डॉक्टर जिस कारण से इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है, दैट इज टू डिटरमाइन द हेरिडिटरी डिसऑर्डर, टू डिटरमाइन द हेरिडिटरी डिसऑर्डर। और हेरिडिटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या है, यानी कि आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए किस लिए इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, आनुवांशिक, आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए, आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए, ठीक है, आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए, ठीक है, टू डिटरमाइन द हेरिडिटरी डिसऑर्डर, या फिर आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए, ओके। या फिर तीसरा रीजन क्या होता है, देखो बेटा डॉक्टर को तो ये पता है कि ये XX होगा, XX है या XY, तो डॉक्टर को तो ये पता है होने वाला बच्चा बेटा है या बेटी है, बट वो ना इसको पेरेंट्स को रिवील नहीं कर सकते। अगर एक डॉक्टर पेरेंट्स को ये बता दे कि आपका होने वाला बच्चा बेटा है या बेटी है, दैट इज अ क्राइम। तो इसी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है फॉर द प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर हम प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, और प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन से मतलब क्या है, इस बात से मतलब है कि जन्म से पूर्व शिशु की लिंग का पता लगाना, जन्म से पूर्व शिशु, जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का पता लगाना, शिशु के लिंग का पता लगाना, समझे बात को। एंड दिस इज अ क्राइम, ये क्या है, ये एक क्राइम है, ये एक अपराध है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर जन्म से पहले आप लिंग का पता लगा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, फीमेल फीटिसाइड को बढ़ावा दे रहे हो, आप कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। तो करते क्या है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं डॉक्टर। बेटा डॉक्टर टेस्ट करते हैं एमनियोटिक टेस्ट, एक परीक्षण होता है, जैसे आपका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट को क्या करते हैं डॉक्टर, ब्लड का सैंपल ले लेते हैं और उसमें आपका ब्लड ग्रुप बता देते हैं। तो वैसे क्या करते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड का माँ की नाभि के पास से एक मोटे से सुई वाली लंबी सी इंजेक्शन इंजेक्ट की जाती है, और उससे एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाल लिया जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलो, हाँ जी, बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल शायरी। अच्छा कौन है, चीनू जी है ना, चीनू, नीतू कुमारी, हाय मैम, हेलो, अरे वाह, नीतू नीतू, हाँ जी, चीनू, सोनी, शिकार जी, मैम आई हैव अ शायरी, इफ यू टेल इन द क्लास देन टेल। हाँ जी बिल्कुल शायरी भेजिए आप, बिल्कुल बोली जाएगी। बहुत सही, विकल कह रहे हैं कि मैम
मैम थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर से तो वो नहीं बताएंगे। बेटा रिक्वेस्ट से बताएंगे या पैसे से बताएंगे? डॉक्टर के यहाँ कोई काम रिक्वेस्ट से होता है? क्या बात कर रहे हो? हाँ जी चीनू, बिल्कुल आप शायरी भेजिएगा, बिल्कुल आपके लिए रिसाइट की जाएगी। देखो मतलब एक बच्चा कह रहा है कि मैम अगर डॉक्टर से थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे तो भी नहीं बताएगा। बेटा डॉक्टर के यहाँ कोई भी काम रिक्वेस्ट से होता कब है? सब कुछ पैसे से चलता है। भारी भरकम पैसे दोगे, 1.5-2 लाख रुपए दोगे तो बता देगा, क्यों नहीं बताएगा? तो क्या करोगे भारी भरकम? बेटा एक माँ है, आप एक सुई की बात कर रहे हो, माँ ऐसे हजारों सुई दे करके, देखो इसीलिए नहीं कहा है माँ इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा है। माँ इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा है। कई दर्द सह करके उसने आपको अपने पेट में धारण किया था और आपको जन्म देने तक उसने कई दर्द सहे हैं। एक सुई तो छोटा सा दर्द है। जो डिलीवरी पेन होता है, जिस समय पर एक बच्चे की डिलीवरी होती है, ठीक है, उस समय पर यानी कि अगर मैं कहूं तब बच्चे का जन्म होता है, 45 से 55 डेल का पेन होता है। 45 से 55 डेल। और एक हमारे शरीर की अगर हड्डी टूट जाए ना, एक हड्डी टूटने पे 10 से 12 डेल का पेन होता है। और 10 से 12 मतलब एक हड्डी टूट जाए तो ऐसी आपकी 3-4 हड्डी, आपकी 4-5 हड्डी एक साथ तोड़ दी जाए ना, उतना दर्द माँ एक सहती है। और उसका कई गुना ज्यादा दर्द वो आपको गर्भ में धारण करने से लेकर के आपके जन्म तक सहती है। तो यूं ही माँ को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा नहीं कहा है, जिसने कई कष्ट सहे हैं, कई पीड़ाएं सही हैं, उसके बाद वो आपको इस दुनिया में लेकर के आई है। तो एक छोटी सी सुई तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, समझे इस बात को? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट मतलब आपकी माँ और बाप, देखो माँ और पिता दोनों का आपने अपनी लाइफ में कुछ भी करना यार, देखो कुछ भी करना, किसी से प्यार करना, कितना करना, दुनिया को पलट देना किसी के लिए, कुछ भी कर लेना, कभी ना अपने माँ बाप को ना कभी दुखी मत करना, मतलब उनके दिल को कभी ठेस मत पहुंचाना। पता हम इस एज में क्या करते हैं, हम प्यार व्यार के चक्कर में बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिन रीजंस के पीछे पड़ के हम कई बार अपने माँ बाप को कुछ छोटी बहुत भी चोट पहुंचा देते हैं ना। तो मतलब सोचो यार, जो तुम इस दुनिया में लेकर के आए हैं, आप बस मैं ये कह रही हूँ कि आप कभी भी अपनी माँ को या फिर अपने पिता को कभी कोई दुख मत देखने देना पूरी जीवन। तब तक आप हैं, तब तक उनकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो चीनू ने एक बहुत प्यारी सी शायरी भेजी है। शहद से मेरी जिंदगी को करेला कर दिया, जिसको भी दिल से चाहा उसी ने अकेला कर दिया। क्या बात है, बहुत सही। तो बहुत बढ़िया और बहुत प्यारी सी लाइनें हैं कि शहद से मेरी जिंदगी को करेला कर दिया और जिसे भी दिल दिया, है ना, जिसको दिल दिया, जिसको चाहा उसी ने उसी ने अकेला कर दिया। चलो बहुत खूब, डन। चलिए सो बढ़ा जाए आगे। विकुल कह रहे हैं कि मैम आपकी क्लास को 720 क्वालिटी पे देख रहा हूं, आपकी क्लास के लिए 1 GB एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाया है, बहुत सही। चलो ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब देखो आपसे एग्जाम में कभी भी पूछे कि एमनियोटिक टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, तो आपको ये तीनों ऑप्शन में हो सकते हैं, कोई एक ऑप्शन में हो सकता है, या फिर कई बार ऐसे प्रोबेबिलिटी बनती है फर्स्ट थर्ड ऑप्शन में है, सेकंड थर्ड ऑप्शन में है, और आपको किसी एक को मार्क करना है। ऐसे कंडीशन में आप पहले और दूसरे को मार्क करेंगे, थर्ड को मार्क नहीं करेंगे। बट अगर आपको इंटेंशनली देकर के पूछा है तो तीनों सही है, या फिर सीधा यही पूछ ले कि भाई बच्चे के जन्म से पहले उसकी लिंग का पता लगाने के लिए किस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको आंसर क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको आंसर करना है यहाँ पर एमनियोटिक परीक्षण। अब इस टेस्ट को किस पीरियड में इसको कब परफॉर्म करता है डॉक्टर, देखो किस टाइम पीरियड पर वो इस टेस्ट को परफॉर्म करेगा, इसको भी समझना, ठीक है। किस समय पर ये किया जाता है, तो ये किया जाता है गर्भावधि के 3रे माह में, दैट इज इन द 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी।
ये 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाएगा। आप सभी लोग इस टेस्ट को कराएंगे। अगर आप एक महिला हैं तो बच्चे को जन्म देंगे, और अगर आप एक पुरुष हैं तो आप भी अपनी फीमेल पार्टनर के इस टेस्ट को कराओगे। तो देखो, जनरली हम इस टेस्ट को चौथे से छठे सप्ताह में करा सकते हैं। गर्भावधि का जैसे चौथे से छठा सप्ताह होता है, उस तक गुणसूत्र जो है उन गुणसूत्र डिसाइड हो जाएंगे। बट डॉक्टर क्या करता है कि जो तीसरा महीना है गर्भावधि का, इस समय पर माँ की जान को कोई खतरा नहीं होता है, और इस समय तक बच्चे के अंदर अगर कोई और भी डिसऑर्डर हो किसी भी तरीके का, तो वो सब आइडेंटिफाई हो जाती हैं। और तीसरे महीने तक अगर एबॉर्शन करना पड़े, अगर गर्भपात करना भी पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में माँ की जान को कोई खतरा नहीं है। और इस समय पर जो प्रायोरिटी होती है वो माँ की जान होती है, ना कि बच्चे की जान। तो बच्चे को बचाना जरूरी नहीं है, इस समय पर माँ को बचाना जरूरी है। और बच्चे के अंदर अगर कोई भी रोग है तो इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, एबॉर्शन यहाँ पर कर दिया जाएगा। अदरवाइज इस प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जाएगा और फीटस बिल्कुल हेल्दी है। ठीक है। और 3 महीने तक ना तो माँ के शरीर में किसी भी प्रकार का हार्मोनल डिसबैलेंस होता है कि आगे वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, किसी भी तरीके का हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा। वो बिल्कुल फिट रहेंगी, बिल्कुल हेल्दी रहेंगी, और ना ही उनकी जान के खतरा होता है। ठीक है। सो इस टेस्ट को कब परफॉर्म किया जाता है? तो ये जो टेस्ट है ये आपका 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आपको जनरली पता होना चाहिए। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जिस प्रक्रिया के माध्यम से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो प्रोसेस का नाम है एमनियोसेनेटोसिस। जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये टेस्ट पूरा किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो भाई इस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका एमनियोसेनेटोसिस। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एमनियोसेनेटोसिस। ठीक है, एमनियोसेनेटोसिस। ठीक है, समझे बात को? मैम आप बहुत बड़ी योद्धा हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए। तो अब ये थी आज की कहानी, ये क्लास होती है यहीं पर खत्म। अब एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखो, यदि इस एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ से एक बीमारी होती है जिसको क्या कहा जाता है? पॉलीहाइड्रेमिनोइस के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, हिंदी में भी क्या कहा जाएगा? हिंदी में भी हम इसको क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रामिनोइस, हाइड्रामिनोइस के नाम से हम इसको जानते हैं। हाइड्रामिनोइस हम इसको कहते हैं। ठीक है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है? अगर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाए तो इस रोग को क्या कहा जाता है? आपका ओलिगोहाइड्रामिनोइस। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं ओलिगोहाइड्रामिनोइस। ओलिगोहाइड्रामिनोइस। ठीक है, चलिए। तो अब ये थी आज की कहानी आपकी मिनोइस। इसको लिख लीजिएगा, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, हाइड्रामिनोइस। ओके, ये थी आज की कहानी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। चलिए, ठीक है। और कल पढ़ेंगे हम डीएनए और आरएनए के बारे में, तो कल की क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो कल की क्लास को भी कोई भी मिस नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। सो दैट्स ऑल इट, दैट्स इट। तो टॉपिक आपका कंप्लीटली फिनिश होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? तो आप बता सकते हैं। इज देयर एनी इशू, एनी डाउट? बताइए। डन। चलिए शंकर मैम, फर्स्ट डे आपकी क्लास ले रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चीनू बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चीनू, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, यू आर अलाउड।
ओके। क्लास की टाइम है डेली आपकी 7:30 से 8:30। क्लास की टाइमिंग है आपकी 7:30 से 8:30। गॉट इट। आज लाइट ने आपको ज़्यादा लंबा ब्रेक दे दिया। चलो आज की क्लास आपकी 1.5 घंटे की हो गई। चलिए सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।